सरल क्लासेज रहने में आप सभी का स्वागत है। हम पीछे चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन यानी विलियन, और विलियन चैप्टर में हमारा टॉपिक पूरा हो गया था। यहाँ तक ये विलियन चैप्टर था। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि गैस की द्रव में विलेयता, और गैस की द्रव में जो विलेयता है, इस विलेयता में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। इसमें पहले तो हमने ये कहा था कि जब एक निश्चित आयतन की जो गैस होती है, निश्चित आयतन की जो गैस होती है, उसको जब किसी द्रव में विलय किया जाता है तो उसे अवशोषण गुणांक कहते हैं। अवशोषण गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कहा था कि इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो गैस की द्रव में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाला पहला कारक था प्रकृति, और प्रकृति में ये कहा गया था कि विलय और विलायक दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए। भाई विलय और विलायक दोनों की प्रकृति समान होगी, यानी विलय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति, अगर दोनों की प्रकृति समान होगी तो उसकी विलेयता ज्यादा होगी। या दूसरा तरीका क्या बताया था, अगर कोई गैस जैसे अमोनिया गैस है, HCl के साथ अगर कोई गैस यौगिक बना लेती है तो उसकी विलेयता भी ज्यादा होती है। अगर कोई गैस किसी द्रव में जाकर यौगिक का निर्माण कर देती है तो उसकी विलेयता भी ज्यादा होती है। अगर मानो किसी गैस का अवशोषण गुणांक, अगर किसी गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है तो उसकी विलेयता भी ज्यादा होती है, तो उसकी विलेयता भी अधिक पाई जाती है, ठीक है। अवशोषण गुणांक उन गैसों का ज्यादा होता है जिन गैसों का क्रांतिक ताप कम होता है। भाई जिन गैसों का TC, ये 11वीं क्लास में टॉपिक था, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन। तो जिनका क्रांतिक ताप कम होता है, क्रांतिक ताप क्या है, वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी भी गैस को द्रवित किया जा सकता है, उसे क्रांतिक टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना। तो जिनके क्रांतिक टेम्परेचर कम होते हैं, नहीं, या ऐसे बोल लो, ऐसे याद नहीं रहे तो, कि ऐसी गैसें जिनका आयनन होता है, जो गैसें द्रव में जाकर आयनित हो जाती है, ठीक है ना, उनकी विलेयता अधिक होती है। जैसे अमोनिया, जैसे HCl, जैसे SO2, ये सब आयनित है, ठीक है, इनकी विलेयताएं ज्यादा होगी। और ये गैसें हैं N2, O2, इनकी विलेयता कम होगी क्योंकि इनमें आयनन नहीं पाया जाता। तो जिनमें आयनन होता है, ऐसी गैसें जिनका आयनन अधिक होता है, ठीक है, उनका अवशोषण गुणांक भी ज्यादा होता है, उनकी विलेयता भी ज्यादा होती है। ऐसी गैसें जो आयनित नहीं होती, जिनका आयनन नहीं होता है, उनका अवशोषण गुणांक कम होता है और उनकी विलेयता भी कम होती है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन सी गैस अधिक विलयशील होगी, अरे भाई बता सकते हो आप, नहीं। जैसे उसने तुलनात्मक रूप से कहा कि अमोनिया है और N2 है, बताओ किसकी विलेयता ज्यादा, तो अमोनिया और N2 में से अमोनिया की ज्यादा, N2 की कम, क्योंकि अमोनिया आयनित है। अमोनिया आयनित है, अमोनिया का अवशोषण गुणांक ज्यादा है, अमोनिया का अवशोषण गुणांक ज्यादा है, इसलिए अमोनिया अधिक विलयशील होगी नाइट्रोजन की तुलना में, ठीक है। लेकिन अगर अमोनिया और HCl आ जाए तो भी अमोनिया ज्यादा होगी HCl से। अब दोनों ही आयनित है, दोनों कैसे आयनित है, तो अमोनिया जो है उसका अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है HCl से। कारण, क्योंकि अमोनिया जो गैस होती है, इसका क्रांतिक टेम्परेचर कम होता है, क्रांतिक ताप कम पाया जाता है। तो अमोनिया का क्रांतिक ताप HCl से कम होता है, इसलिए, क्योंकि ये प्रायोगिक है, नहीं, इसको आप ऐसे तो याद नहीं कर सकते, ये प्रायोगिक मान है, उसके आधार पर बताया गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा विलेयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक रहा, जिसका नाम क्या था, प्रकृति। दूसरा कारक हमने पढ़ा था ताप, और ताप में कहा था ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ऊष्मा की हानि होती है, अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी बन जाती है, इसलिए विलेयता के मान में कमी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो हीलियम गैस होती है उसकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ये एक्सेप्शन रहेगा, अपवाद रहेगा,
ठीक है ना। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि इनकी क्रियाएं ऊष्मा शोषी होती है, ठीक है ना। बाकी सभी गैसों में क्रियाएं कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी होती है। इसके बाद विलेयता को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक आया। तीसरा जो कारक था उसका नाम है दाब, और हमने ये बताया था कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। तो दाब बढ़ाएंगे अगर किसी गैस का तो उसकी विलेयता का मान बढ़ जाएगा। तो दाब बढ़ाने से विलेयता के मान में वृद्धि होती है। लेकिन दाबीय कारक को समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक आया और उसने हेनरी का नियम बताया। तो दाबीय कारक को समझाने के लिए किसका नियम पढ़ा जाता है, हेनरी लॉ, हेनरी नियम। और हेनरी का नियम क्या था, हेनरी का नियम स्थिर ताप पर लगता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की मात्रा, स्थिर ताप पर गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, ये समानुपाती होती है। यानी अगर गैस की मात्रा तो m समानुपाती P, m बराबर KHP, ये हेनरी का नियम है। यहां m बराबर क्या है, यहां m बराबर है गैस की मात्रा, और P बराबर क्या है, दाब, लगाया गया दाब। और KH क्या है, KH बराबर हेनरी नियतांक है। हो गया हेनरी का नियम। हेनरी के नियम को दूसरी तरीके से भी समझाया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या था कि स्थिर ताप पर जो दाब है वो मोल भिन्न के समानुपाती होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उस गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। इसको कैसे लिखते थे, P समानुपाती X से। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि मोल भिन्न और मोल में संबंध होता है समानुपाती का, और मोल और मात्रा में संबंध होता है समानुपाती का, ठीक है। तो दाब समानुपाती मोल भिन्न, तो P बराबर क्या होगा, KH डैश X से। और यहां पर KH डैश क्या है, हेनरी नियतांक है। और मैंने ये संबंध भी बताया था कि H बराबर क्या होता है, 1/KH डैश, ठीक है ना। ये तो हेनरी का नियम है, नहीं ये हेनरी का नियम हो गया यहां पर, ठीक है। अब कुछ हेनरी नियम की सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। तो हेनरी का नियम हो गया, इसके बाद हेनरी नियम की सीमाएं आती हैं, लिमिटेशन आती है कि हेनरी नियम की लिमिटेशन क्या है। तो हेनरी का जो नियम है, इस नियम की सीमाएं, और हेनरी नियम की सीमाएं क्या है, नंबर 1 दाब अधिक नहीं होना चाहिए, यानी दाब अधिक ना हो। नंबर 2 ताप कम ना हो, ठीक है ना, दाब अधिक ना हो, ताप कम ना हो। और नंबर 3 जो गैस है उसकी विलायक के साथ अन्योन्य क्रिया ना हो, यानी गैसों के कणों की आपस में कौन सी क्रिया ना हो, अन्योन्य क्रिया ना हो। तो ये 3 सीमाएं लिखाई हैं आपको बोर्ड पर, ठीक है ना। दाब अधिक नहीं हो, ताप कम नहीं हो, और गैस का अन्योन्य क्रिया नहीं हो गैस की, ठीक है ना। गैसों के जो कण होते हैं जिसकी आप विलेयता बना रहे हो, उन गैसों के कणों की आपस में कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हेनरी नियम की सीमाएं हो गई, हेनरी का नियम हो गया, हेनरी की लिमिटेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर हेनरी नियम का ग्राफ बनाएं तो हमारे पास हेनरी का सूत्र था m बराबर KHP। तो यहां पर ग्राफ अगर बनेगा तो ये m यानी गैस की मात्रा, ये गैस की मात्रा, P यानी दाब, और दोनों समानुपाती हैं। तो सीधी रेखा आएगी, इस ग्राफ का ढाल किसके बराबर होगा, KH के बराबर होगा, यानी हेनरी कांस्टेंट के बराबर होगा, हेनरी नियतांक के बराबर होगा, ठीक है। 2 चीजें बता दी आपको, हेनरी का नियम हो गया, हेनरी की सीमाएं हो गई, हेनरी का ग्राफ हो गया। नहीं, इसके बाद अगले भाग पर चलें। अगला भाग वो कहता है कि किसी गैस को जब किसी द्रव में विलयशील किया जाता है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब कोई गैस किसी द्रव में डाली जाती है तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है, तो आयतन अपरिवर्तित रहता है, ये हमें सिद्ध करना है।
भाई गैस का आयतन अपरिवर्तित रहता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। गैस का आयतन अपरिवर्तित रहता है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पीवी बराबर एनआरटी, आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी बराबर एन अपॉन बी आर टी, हो गया ये। क्योंकि एन बराबर होता है मोल, और मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ठीक है, यानी एम अपॉन डब्ल्यू, हो गया ना। अब मैं एन का मान एम अपॉन डब्ल्यू रख दूं इस सूत्र में, तो सूत्र क्या बनेगा, P बराबर एम आर टी अपॉन डब्ल्यू बी, बन गया नहीं। अब इसमें एम आर टी अपॉन डब्ल्यू बी बन गया, लेकिन इस सूत्र को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, इस फॉर्मूले को, इस v को इधर ले जाएं तो v बराबर एम अपॉन पी आर टी अपॉन डब्ल्यू। अब ये सब राशि एम अपॉन पी क्या है, एम अपॉन पी, एम समानुपाती पी, तो एम बराबर के एच पी, तो के एच बराबर एम अपॉन पी, है कि नहीं। तो एम अपॉन पी राशि क्या है, एम अपॉन पी नियतांक है, कौन सा नियतांक है, के एच, तो एम अपॉन पी कॉन्स्टेंट है, नियतांक है, के एच के बराबर होता है। आर भी कॉन्स्टेंट, टी परमताप है, और डब्ल्यू अणुभार है, तो किसी गैस का अणुभार भी नियत होता है, तो V बराबर नियत आ जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी गैस को किसी द्रव में विलयशील किया जाता है तो उस गैस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। गैस का आयतन अपरिवर्तित रहता है। क्यों रहता है अपरिवर्तित? क्योंकि गैसों का सूत्र ये होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, पी बराबर एन अपॉन बीआरटी होता है, एन बराबर डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू होता है, यानी मात्रा बटे अणुभार होता है। हमने एम अपॉन डब्ल्यू लिखा सूत्र में, ठीक। इसके बाद मैंने इस बी को इधर ले गया, पी को इधर ले आया, तो बी बराबर एम अपॉन पी हो गया, और आर टी अपॉन डब्ल्यू हो गया। ये सारी राशि की नियत है। एम अपॉन पी किसके बराबर होता है, के एच के बराबर, हेनरी कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो हेनरी कांस्टेंट के बराबर होता है, इसलिए बी बराबर नियत आएगा। नहीं, ये हमने सिद्ध कर दिया, नहीं क्या, ये हमारे सामने गैसों की द्रव में विलेयता हो गई। तो किसी भी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है, नहीं, वो कितने कारकों से प्रभावित होती है, एक छोटी सी समरी, कितने कारकों से प्रभावित होती है, 3 से, प्रकृति से, ताप से, दाब से, ठीक है। प्रकृति समान होनी चाहिए, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, ठीक है ना, कारण ऊष्माक्षेपी क्रिया के कारण। दाब बढ़ाने पर बढ़ती है विलेयता, नहीं, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, और दाब को किससे समझाते हैं, हेनरी से। हेनरी का नियम किस पर देते हैं, स्थिर ताप पर गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। एम बराबर क्या होता है, के एच पी, और के एच बराबर क्या होता है, एम अपॉन पी, ठीक है। ये हेनरी का नियम हो गया। हेनरी नियम की सीमाएं क्या थी, क्या थी लिमिटेशन, नंबर 1 दाब अधिक ना हो, नंबर 2 दूसरी क्या थी, ताप कम ना हो, तीसरी क्या थी, गैसों के बीच कोई अन्योन्य क्रिया ना हो, गैसों के अवयवों के बीच क्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं होनी चाहिए। हमेशा V बराबर क्या पाया जाता है, गैसों का आयतन हमेशा क्या होता है, नियत होता है। क्यों होता है नियत, क्योंकि पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है, और V बराबर क्या होता है, एम अपॉन पी आर टी अपॉन डब्ल्यू, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इसलिए V बराबर हमेशा क्या आएगा, नियत है, क्योंकि ये राशि, ये दोनों राशि नियत है, ये सब नियत है, ठीक है ना। इसलिए V का मान हमेशा नियत होगा, ठीक है। कोई भी गैस किसी द्रव में अगर डाली जाती है तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। नहीं, ये हमारे सामने समरी हो गई इसकी विलेयता की। तो हमने इस लेसन में 2 टॉपिक पढ़ लिए। पहला टॉपिक कौन सा पूरा हो गया हमारा, पहला टॉपिक हो गया विलयन के प्रकार, दूसरा पूरा हो गया विलेयता। इस लेसन का तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है अणु संख्या गुणधर्म,
यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें, अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने इस पार्ट के। ठीक, जैसा परिभाषा से स्पष्ट है, विलयन के वे गुण, विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है ना। और हमने पढ़ा था विलयन के वे गुण जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, जो मात्रा पर निर्भर करेंगे उसको क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। विलयन के वे गुण जो मात्रा पर निर्भर करते हैं वो सांद्रता होती है, जैसे मोलरता, जैसे नॉर्मलता। ठीक है ना। तो ये मोलरता, नॉर्मलता, मोल भिन्न नहीं, प्रतिशतता, ये सब राशि किस पर निर्भर करती है, विलय की मात्रा पर। ये किस पर निर्भर करती है भाई, ये सब राशियां विलय की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है ना। और विलय के वे गुण जो कणों पर निर्भर करते हैं वो कौन से होते हैं, वो चार होते हैं। नंबर 1 वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम वाष्प दाब अवनमन है। नंबर 2 दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्वथनांक उन्नयन है। नंबर 3 तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम हिमांक अवनमन है। नंबर 4 चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम परासरण दाब है। तो हमारे सामने कितने अणुसंख्यक गुणधर्म है, 4। ठीक है ना। अब ये जो चारों गुण है, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, ये चारों गुण किस पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये मात्रा पर निर्भर नहीं करते, मात्रा पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, ये कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे सांद्रता कहते हैं, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, मोल भिन्न, प्रतिशतता, ये सब राशियां किस पर निर्भर करती हैं, विलय की मात्रा पर। वो हमसे पूछे कि विलयन के वे गुण बताइए जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलयन के वे गुण बताइए जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना। तो कणों की संख्या पर जो निर्भर करेंगे वो 4 होते हैं, और जो गुण कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन गुणों को क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा हो गई सामने स्पष्ट कि अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहा जाता है, विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कुल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है, वाष्प दाब अवनमन होती है, क्वथनांक उन्नयन होती है, हिमांक अवनमन होती है, परासरण दाब होती है। जिनके नामों के आगे अवनमन लगा हुआ है, इसका मतलब ऐसे गुण विलयन के घट जाएंगे और जिनके आगे उन्नयन लगा है उनके गुण बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। अवनमन अगर किसी के नाम के आगे लगा है तो इसका मतलब कमी होती है, और उन्नयन किसी के नाम के आगे लगा है तो इसका मतलब वृद्धि होती है। अर्थात विलयन में कमी को अवनमन कहते हैं और विलयन में वृद्धि को उन्नयन कहते हैं। अगर विलयन का मान बढ़ जाए तो उसे उन्नयन कहा जाएगा, विलयन का मान घट जाए तो उसे अवनमन कहा जाएगा। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हो, उदाहरण ऐसे, ये 1 लीटर पानी है, 1 लीटर H2O। ठीक, हम इसे गर्म करें कितने पर उबलेगा, 100 डिग्री पर, नहीं क्या, ये 100 डिग्री पर उबलेगा। ये जो भाग है ये 100 डिग्री पर उबल जाएगा। ठीक है ना। ये 100 डिग्री पर जब उबलेगा, ये जो गुण है ये 100 डिग्री पर उबलने लग जाएगा, और हमने वापस 1 लीटर H2O लिया, नहीं, इसमें 5 ग्राम शक्कर डाल दी, अब ये कितने पर उबलेगा, 100 से ज्यादा पर। ठीक, ये अकेला पानी था, इसका मतलब ये विलायक था ना, अकेला विलायक, और इसमें शक्कर मिला दी तो इसमें पानी भी है शक्कर भी है, इसका मतलब ये क्या है, विलयन। ठीक, अब सोचो
अब विलयन उबलेगा 100 से ज्यादा पर तो विलयन का मान बढ़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन। जब अकेला विलायक था तो मान 100 ही तो था, लेकिन जब विलायक से हमने विलयन तैयार किया शक्कर मिलाकर, तो विलयन जब तैयार हुआ शक्कर मिलाकर तो उसके मान में वृद्धि हो गई। मान में वृद्धि को क्या कहते हैं, उन्नयन। तो बात को समझो, ठीक है भाई, किसी बात को समझो। अनुसंख्या गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम, और अनुसंख्या गुणधर्म जो होते हैं उसे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है उसकी। विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अनुसंख्या गुणधर्म कहा जाता है। कुल 4 प्रकार के अनुसंख्या गुणधर्म होते हैं, वाजदाब, अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन और परासरण दाब। 4 प्रकार के अनुसंख्या गुणधर्म हैं। ये चारों गुण किस पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। ये चारों गुण है विलयन के, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। हमने कहा था कि विलयन के ऐसे गुण जो मात्रा पर निर्भर करते हैं उसको सांद्रता कहते हैं, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, ठीक है। वो किस पर निर्भर करती है, वो मात्रा पर निर्भर करती है, विलय की मात्रा पर निर्भर करती है। नहीं, अब हमने कहा कि इनके नाम क्या आ गया, अवनमन और उन्नयन लगाए, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अवनमन का मतलब कमी है, उन्नयन का मतलब वृद्धि है। अगर किसी विलयन के गुण का मान कम हो जाए, घट जाए, विलयन का गुण अगर कम पड़ जाए तो उसके आगे अवनमन लगता है। अगर किसी विलयन के गुण के आगे वृद्धि हो जाए तो उसके आगे उन्नयन लगता है। अगर विलयन का गुण बढ़ जाए तो उसको वृद्धि कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। जैसे मैंने कहा अकेले पानी को ले तो विलयन नहीं है, केवल विलायक है। अकेला पानी को उबाले तो 100 डिग्री पर उबलेगा, सब जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, ठीक है ना। अकेला जल विलायक जो है वो 100 पर उबलेगा, यानी विलयन नहीं है, विलयन नहीं है ये, और ये विलयन है क्योंकि इसके अंदर पानी के साथ क्या है, शक्कर मिला दी, तो दोनों में जुड़ गए तो विलयन बन गया। अब शक्कर मिला दी तो अब ये 100 से ज्यादा पर उबलेगा, 100 से ज्यादा पर जब ये उबलेगा तो इसका मतलब इसके मान में वृद्धि हो गई। अब इसका क्वथनांक बढ़ गया, बढ़ गया तो उसको क्या बोला, उन्नयन बोला, ठीक है। ऐसे नहीं तो और आगे भी समझोगे इसको। अब हम सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करें, और पहले अनुसंख्या गुणधर्म का नाम क्या था, वाष्पदाब अवनमन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पहला अनुसंख्या गुणधर्म शुरू करें, और उस अनुसंख्या गुणधर्म को क्या कहते हैं, उस अनुसंख्या गुणधर्म को कहते हैं वाष्पदाब अवनमन। उस अनुसंख्या गुणधर्म का मान नाम क्या है, वाष्पदाब अवनमन है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है वाष्पदाब अवनमन, नहीं, इसके आगे एक अवनमन लगाए, ठीक है ना। अवनमन का तात्पर्य, अवनमन का तात्पर्य क्या होता है, कमी होती है। अवनमन का तात्पर्य क्या होता है, कमी होती है। अवनमन किसे कहते हैं, कमी को कहते हैं, ठीक है। किसमें कमी होगी, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। किसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, इसलिए इसके नाम के आगे अवनमन लगा है। विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाएगी इसलिए नाम के आगे क्या लगा, अवनमन लगा। तो हमें समझना क्या है, हमें यह समझना है कि सबसे पहले वाष्प दाब किसे कहते हैं, वाष्प दाब किसे कहते हैं, तो भाई बताओ वाष्प दाब किसे कहते हैं, ठीक है ना। वेपर प्रेशर किसे कहा जाता है, वाष्प दाब किसे कहा जाता है, नहीं, तो उसके लिए बात सुनो। ये कोई बंद पात्र है, ये मैंने एक बंद पात्र ले लिया, इसको गर्म कर रहा हूं, इसके अंदर जल है, जल है, इसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है, H2O अकेला है, नहीं, जैसे ही गर्म होगा तो वाष्प बनेगी। तो सबसे पहले इसमें कौन सी क्रिया होगी, गर्म करने पर वाष्पीकरण की क्रिया होगी, ये वाष्प बन गई। अब ये वाष्प ऊपर टकराएगी, टकराएगी तो छोटी छोटी जल की बूंदें बनाएगी, ये छोटी छोटी जल की बूंदें बनाएंगी, जल की बूंदें बनेगी तो अब कौन सी क्रिया होगी, संघनन, ठीक है। तो जब किसी बंद पात्र में, ये कैसा पात्र है, बंद पात्र, जब किसी बंद पात्र में
वाष्पीकरण और संघनन दोनों क्रियाएं होती है नहीं, तो इस सतह द्वारा जो दाब लगता है उसे ही वाष्प दाब कहते हैं, नहीं क्या? इसका मतलब जब संघनन और वाष्पीकरण दोनों साम्य में होते हैं, संघनन और वाष्पीकरण दोनों किसमें हो? साम्य में हो, तो उसको ही वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है ना? यानी वाष्प द्वारा इस द्रव की सतह पर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? द्रव, और ये वाष्प इस द्रव की सतह पर जो दाब लगाती है, कौन सी क्रिया से? संघनन और वाष्पीकरण की क्रिया से। सबसे पहले बंद पात्र में हमने पानी को गर्म किया तो वाष्पीकरण हुआ, फिर ये वाष्प ऊपर दीवार से टकराई तो जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो गई, यानी संघनन हो गया। हम सब्जी बनाते हैं किसी भगोनी में तो उस प्लेट को ढक देते हैं, तो प्लेट के नीचे जल की बूंदें बन जाती है ना। अब जो जल की बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें इस द्रव पर जो दाब लगा रही है ना, उसी का नाम क्या है? वाष्प दाब। ठीक, ये वाष्प दाब की परिभाषा है। यानी वाष्प दाब में कौन कौन सी क्रियाएं साम्य में होती है? वाष्पीकरण और संघनन दोनों क्रियाएं साम्य में होती है। जब वाष्पीकरण और संघनन की क्रियाएं आपस में साम्य में होती है तो उसी का नाम क्या होता है? उसी का नाम वाष्प दाब होता है। ठीक है, आगे चले, हम आगे चलते हैं भाई। अगर मैं ये एक बंद पात्र ले लूं और अब की बार इस बंद पात्र में फिर गर्म करूं, इसमें अब की बार H2O भी है और शक्कर भी है, ठीक है ना? यानी अब की बार ये विलयन है और ये अकेला क्या था? जल। यानी इसमें केवल क्या था? शुद्ध विलायक। तो पहले वाले बंद पात्र में तो शुद्ध विलायक है और दूसरे वाले पात्र में जल और शक्कर दोनों है। ये भी 1 लीटर है और ये शक्कर का घोल भी 1 लीटर है, ठीक है ना? अब मुझे बताओ किसमें वाष्प ज्यादा बनेगी, किसमें कम बनेगी? नहीं क्या? इस पहले वाले बंद पात्र में तो अकेला जल है, जल है, जल है, इसका मतलब केवल कौन है? शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, और कुछ नहीं डाला इसमें, नमक शक्कर कुछ नहीं डाला है, केवल शुद्ध विलायक है, ठीक है? कितना लीटर है? 1 लीटर है। इस वाले के अंदर जल भी है, शक्कर भी है, यानी विलायक नहीं है, शुद्ध विलयन है, वो भी कितना है? 1 लीटर। इसका मतलब आयतन तो दोनों का बराबर है। बात को समझो, आयतन तो दोनों का बराबर है, ठीक है ना? लेकिन इसके अंदर केवल विलायक है, इसमें विलयन है, ठीक है ना? इसका मतलब इस पात्र में विलय प्लस विलायक दोनों है, क्योंकि शक्कर प्लस पानी है ना, शक्कर प्लस जल दोनों है इस पात्र में। इस पात्र में दोनों चीजें हैं, ठीक है? इसमें अकेला जल है, तो इसमें जल के अणुओं की संख्या ज्यादा है, अणुओं की संख्या ज्यादा है, ज्यादा है इसके अंदर। इस वाले के अंदर विलय विलायक आकर्षण है, विलय विलायक आकर्षण, ठीक है? अतः इसमें जल के अणुओं की संख्या कम है, ठीक? तो क्या होगा? इसमें जल के अणुओं की संख्या ज्यादा है शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में जल के अणुओं की संख्या ज्यादा है, और विलयन में जल के अणुओं की संख्या कम पड़ गई। क्यों कम पड़ गई? क्योंकि इसमें विलय आ गया और विलय ने विलायक के साथ आकर्षण कर लिया, और इस आकर्षण के कारण जल के अणुओं की संख्या कम हो गई। कम हो गई तो पहले वाले में वाष्प दाब ज्यादा होगा दूसरे वाले की तुलना में, यानी पहले वाले का वाष्प दाब ज्यादा होगा, दूसरे वाले का कम होगा। मतलब विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलयन का कम होगा। नहीं बैठी बात समझ में? भाई वापस से समझो, हमने किया क्या? हमने ये बताया कि वाष्प दाब होता क्या है, किसे कहते हैं? वाष्प दाब का मतलब जब वाष्पीकरण व संघनन दोनों साम्य में होते हैं तो उसको वाष्प दाब कहते हैं।
जब वाष्पीकरण और संघनन की क्रियाएं साम्य में होती है। किसमें? बंद पात्र में। जब बंद पात्र में वाष्पीकरण और संघनन दोनों की क्रियाएं साम्य में होती है तो उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, हो गई बात ये। तो अब हमने तुलना करी, नहीं क्या? हमने तुलना करी। तुलना किसकी करी? तुलना किसकी करी हमने? हमने तुलना करी, एक तो करी शुद्ध विलायक की और दूसरी करी विलयन की। इन दोनों की तुलना करी, तुलना, इसकी तुलना करी हमने, तुलना कर रहे हैं। इसके अंदर केवल H2O शुद्ध विलायक, इसके अंदर H2O भी था, शक्कर भी थी ना? शुद्ध विलायक में अणुओं की संख्या ज्यादा थी। इसके अंदर विलेय और विलायक के बीच क्या आ गया? आकर्षण। अतः अणुओं की संख्या घट गई। अतः अणुओं की संख्या क्या हो गई? घट गई। तो इसमें अणुओं की संख्या घट गई, कम पड़ गई, विलयन में कम पड़ गई अणुओं की संख्या। अतः इसका वाष्प दाब ज्यादा, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा तो वाष्प दाब ज्यादा, और इसमें वाष्प दाब कम। इसका वाष्प दाब कैसा होगा? कम, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या घट गई, इसलिए वाष्प दाब कम हो गया। क्यों घट गई जनसंख्या? क्योंकि विलय और विलायक का आकर्षण हो गया, क्योंकि शक्कर और पानी के बीच आकर्षण हो गया, इसलिए अणुओं की संख्या घट गई, और अणुओं की संख्या घटने से वाष्प दाब भी घट गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे यह निष्कर्ष निकला कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है। किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है। इसका मतलब विलयन का कम होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है, और कम होने के कारण क्या नाम लग रहा है इसमें? अवनमन। ठीक है ना? तो वाष्प दाब में अवनमन नाम क्यों लगा है? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब में अवनमन नाम क्यों लगा हुआ है? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है। ठीक है ना? तो हम पहला अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, अब मैं आज के वीडियो में आपको मैंने यहां बताया है कि भाई वाष्प दाब अवनमन कोई बड़ी राशि नहीं है, नहीं क्या? कोई बड़ी राशि नहीं है, ज्यादा इसको कुछ समझना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि अवनमन किसे कहा जाता है। अवनमन कमी को कहा जाता है। ठीक है, जब विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाएगी तो उसका नाम अवनमन हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको उदाहरण से समझाया भी था। ठीक है ना? विलयन, इसमें अवनमन क्यों लगा? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि विलय विलायक का आकर्षण हो गया, यानी शक्कर और पानी के बीच आकर्षण आ गया, इसलिए विलयन के वाष्प दाब में कमी हो गई। ठीक है ना? इसलिए नाम में अवनमन शब्द लगा हुआ है, इसलिए उसके नाम में अवनमन शब्द लगा हुआ है। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि विलायक के अणुओं की संख्या ज्यादा होती है, विलायक में आकर्षण नहीं है। विलायक में सिर्फ विलायक के कणों का आकर्षण है। ठीक है ना? जबकि विलयन में विलय और विलायक दोनों का आकर्षण है। ठीक है, विलय शक्कर हो गई, विलायक जल हो गया, नहीं क्या? इन दोनों के बीच आकर्षण है, इन दोनों के बीच आकर्षण है, इसलिए वाष्प दाब घट गया, और घटने के कारण ही इसके नाम में क्या लिखा गया है? अवनमन शब्द लिखा गया है। इसीलिए इसके नाम में अवनमन शब्द लिखा गया है। ठीक है, तो अवनमन का तात्पर्य कमी हो गई, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, क्योंकि विलयन के कणों की संख्या घट जाती है, अणुओं की संख्या घट जाती है, इसलिए वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब किसे कहते हैं? किसी बंद पात्र में होता है वाष्प दाब पैदा, और उसमें दो क्रियाएं होती हैं वाष्प दाब को पैदा करने के लिए, एक वाष्पीकरण की, एक संघनन की। बंद पात्र में दो क्रियाएं चलेंगी, वाष्पीकरण की और संघनन की। जब दोनों क्रियाएं साम्य में आ जाती है तो उसको वाष्प दाब कहते हैं।
किसी भी शुद्ध विलायक का वाष्पदाब विलयन से अधिक होता है। किसी भी शुद्ध विलायक का वाष्पदाब विलयन से अधिक होता है। विलयन से अधिक होता है, इसका मतलब विलयन का कम होता है। विलयन का कम होता है, इसका मतलब विलयन का कम होता है, विलायक का ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखा करें, नहीं पूरा वीडियो देखोगे तो शुरू से एंड तक पता चलेगा। ठीक है ना, ये भी पता रहेगा कि हमने इस वीडियो को कहां पर छोड़ा है। ठीक है ना, ये भी मालूम चलेगा कहां छोड़ा था पिछले वाले में। हमने कहा विलयन का कम होता है वाष्पदाब, क्यों कम होता है उसका कारण बता दिया। ठीक है, कल हम इस वाष्पदाब अवनमन को आगे लेकर चलेंगे, यानी इसका गणितीय निरूपण करेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में वाष्पदाब अवनमन का गणितीय निरूपण।